जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। अगर आप एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीआरपीएफ, बीएसएफ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। पिछले वर्षों में जो सवाल पूछे गए उन पर आधारित ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपको नंबर दिला के जाएंगे। पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा और सारे पॉइंटों को आप नोट करके रखें। 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में 2 से 4 सवाल पूछे जाने वाले हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। हमारा पहला सवाल कहा गया है कि महिला बैडमिंटन ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया। स्टार लगाइएगा इस सवाल के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मनीषा रामदास को चुना गया, मनीषा कल्याण को चुना गया, सुनील छेत्री को चुना गया, लक्ष्य सेन को चुना गया। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। महिला बैडमिंटन ऑफ द ईयर 2022 ये किसको चुना गया है तो आपको नोट करके रखना है, मनीषा रामदास। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में कहा जाता महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर, महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर, महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 ये किसको चुना गया तो आपको याद रखना है ये मनीषा कल्याण को चुना गया है। अगर आपसे फुटबॉल वाला पूछे तो आप मनीषा कल्याण लगाएंगे, अगर आपसे बैडमिंटन वाला पूछे तो आप मनीषा रामदास लगाएंगे। और दोस्तों, फुटबॉल महासंघ इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो आपको याद रखना है कल्याण चौबे, कल्याण चौबे, इसको आप याद रखें। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मनीषा कल्याण का संबंध किस खेल से है तो ये फुटबॉल से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, अंबिका चरण मजमूदार। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। परीक्षाओं में कई बार इस सवाल के ऊपर रिपीट हुआ है, इसको आप नोट कर लें। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ये कौन थी तो आपको नोट करना है सरोजनी नायडू। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, कई बार आप पूरा सवाल नहीं पढ़ते हैं, ऑप्शन देखकर तुरंत आंसर लगा देते हैं। बहुत बच्चे इस सवाल का आंसर जल्दबाजी में एनी बेसेंट दे देते हैं और उनका सवाल गलत हो जाता है। पूरा सवाल पढ़िए। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो आप लगाएंगे एनी बेसेंट, लेकिन सवाल क्या कहा गया है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू। इसको आप नोट करके रखें। बात करते हैं दोस्तों सरोजनी नायडू के बारे में। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन, अगर आपसे कहा जाए कानपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरोजनी नायडू जी ने की थी। दोस्तों, यहां पर एक नाम लिखा हुआ है अंबिका चरण मजमूदार। ये दोस्तों इन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर आपसे कह दिया जाए लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजमूदार 1916। दोस्तों, सुचेता कृपलानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री, और कहाँ की थी, ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। इसको भी आप नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहा गया कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे को किया गया, ऋतुराज अवस्थी को किया गया है और मनोज पांडे को किया गया कि अनिल चौहान को किया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। ये चारों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। 22वें विधि आयोग इसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है तो आपको नोट करके रखना है ऋतुराज अवस्थी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, विधि आयोग इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, विधि आयोग के पहले अध्यक्ष आपको नोट कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों, मैकाले, ये मैकाले के समय का है विधि आयोग। और दोस्तों, पहले भारतीय अध्यक्ष, अगर आपसे पहले भारतीय अध्यक्ष पूछे अगर आपसे तो आपको ध्यान रखना है कौन थे, शीतल वाड़। इस बात को आप नोट करके रखें। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, मैकाले, लेकिन पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, शीतलवाड़, और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऋतुराज अवस्थी। इन तीनों सवालों को आप याद करके रखें। दोस्तों, बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कौन है, कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष, कांग्रेस के वर्तमान
अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो आपको याद रखना है मल्लिकार्जुन खड़गे। इसको भी आप नोट कर लें, ये सवाल भी पूछा गया प्रश्न है आपकी ग्रुप डी की परीक्षा में। बात करते हैं मनोज पांडे, ये दोस्तों कौन है? थल सेना अध्यक्ष हैं, थल सेना अध्यक्ष, ये कौन है? मनोज पांडे साहब। बात करते हैं अनिल चौहान, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, भारत के सेकंड सीडीएस, भारत के सेकंड सीडीएस कौन है? यानी कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ अनिल चौहान हैं। और दोस्तों पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत, इसको भी आप याद करके रखें। अब आप कमेंट करके बताएं जनरल बिपिन रावत, इनका संबंध किस बटालियन से था? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और दोस्तों इन्हीं के नाम पर सैनिक स्कूल की स्थापना की गई है, कहाँ पर? मैनपुरी में, इस बात को भी आप याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना? इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगा के रखें, आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला सवाल होगा। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022, इसका विजेता कौन बना था? स्पेन, कोलंबिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका। तो आपको नोट करके रखना है, इसका विजेता बना था स्पेन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और किसको हराया था? कोलंबिया को, यानी कि उपविजेता कौन है? कोलंबिया। उपविजेता कौन है? ये दोस्तों कोलंबिया है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? अपने भारत में। इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? अपने भारत देश में इसका आयोजन हुआ था। जीता कौन था? स्पेन। और दोस्तों किसको हराया था? कोलंबिया को। लेकिन दोस्तों इसका शुभंकर क्या था? ईभा इसका शुभंकर था, इस बात को भी आप नोट कर लें। शुभंकर, इसको भी आप नोट करके रखें। ये सारे सवाल अति महत्वपूर्ण हैं। और फीफा, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा। इसका मुख्यालय स्थित है ज्यूरिख में। ज्यूरिख, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ज्यूरिख में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का विजेता कौन बना है? लगाइएगा स्टार, इस प्रश्न से आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा सवाल। फीफा वर्ल्ड कप 2022 संपन्न हुआ है, आप सबको पता है। इसका दोस्तों विजेता कौन था? तो आप सबको पता है, अर्जेंटीना इसको जीता था। और किसको हराकर जीता था? फ्रांस को हराकर। लेकिन दोस्तों आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, तो आपको नोट करके रखना है, इसके गोल्डन बूट, इसका विजेता कौन बना था? तो आपको नोट करके रखना है एम्बापे। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, किलियन एम्बापे। ये दोस्तों कहाँ के खिलाड़ी हैं? फ्रांस के। इन्होंने गोल्डन बूट, इसका दोस्तों विजेता कौन बने थे? ये एम्बापे बने थे। बात करते हैं लियोनेल मेसी, इनको दोस्तों इन्हीं की कप्तानी में दोस्तों इन्हीं की कप्तानी में अर्जेंटीना जीता था। और इन्होंने क्या जीता है? गोल्डन बॉल। दोस्तों गोल्डन बॉल का विजेता कौन है? ये लियोनेल मेसी हैं। और गोल्डन बूट किसने जीते? एम्बापे। बात करते हैं दोस्तों ये मार्टिनेज, इन्होंने क्या जीता है? तो आपको याद कर लेना है, गोल्डन ग्लव्स। अगर आपसे कहा जाए गोल्डन ग्लव्स किसने जीते थे? ये दोस्तों मार्टिनेज ने जीते थे। और कहाँ के खिलाड़ी थे? अर्जेंटीना के। इसको भी आप याद करके रखें। दोस्तों जो एंजो फर्नांडीज, ये दोस्तों कौन है? सबसे युवा प्लेयर हैं, इसको भी आप थोड़ा याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है ये सवाल। अब दोस्तों बात आई है फीफा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे कहा जाए फीफा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ज्यूरिख में स्थित है। अगर आपसे कहा जाए फीफा का विजेता दोस्तों कौन बना है? अर्जेंटीना बना है, फ्रांस को हराकर। और फ्रांस कब जीता था? 2018 में। और दोस्तों अगर आपसे प्रश्न में कह दिया जाए इसका शुभंकर क्या था? लाइफ। और कौन सी फुटबॉल से खेला गया था? अल रहेला। और दोस्तों इसका जो फाइनल मैच है वो मैच है जो कहां पर हुआ था? ल्यूसेल स्टेडियम में। इतनी बातें आपको नोट करनी है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इन्फेंटिनो। इस बात को भी आप याद रखें। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। और क्लास को पूरा अटेंड करें, 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में सवाल बनेगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? इस सवाल के ऊपर तो आप 100 टाइम्स इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, एक ना एक नंबर आपको दिलाने वाला है ये सवाल है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली अधिकारी महिला कौन है? कैप्टन शिवा चौहान है, सुरभि जखमोला है, अभिलाषा बराक है, या इनमें से कोई नहीं? आपको नोट करके रखना है, सियाचिन सबसे ऊंची युद्ध भूमि, वहां पर दोस्तों तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? ये कैप्टन शिवा चौहान। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों बात करते हैं सुरभि जखमोला, ये नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों।
BRO दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा दोस्तों किसी प्रोजेक्ट को अच्छा करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट की दोस्तों सफलता के लिए पहली बार किसी महिला अधिकारी को नियुक्त किया गया है। किसी दोस्तों विदेशी प्रोजेक्ट को करने के लिए पहली बार महिला अधिकारी को नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? सुरभि जखमोला। और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट दंतक। प्रोजेक्ट दंतक। अगर आपसे कह दिया जाए कि दंतक प्रोजेक्ट में काम करने वाली या दंतक प्रोजेक्ट को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुरभि जखमोला। इस बात को भी आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। और ये प्रोजेक्ट कहाँ का है? भूटान का। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए किसके बारे में? सुरभि जखमोला के बारे में। अभिलाषा बराक, इनका नाम भी महत्वपूर्ण है। क्यों दोस्तों? एविएशन कॉर्प में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? अभिलाषा बराक। इस बात को भी आप नोट करें। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब आप कमेंट करके बताएं ये BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बता देना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि छऊ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों SSC GD की भी परीक्षा में सवाल पूछा गया है। छऊ नृत्य, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आपको नोट करके रखना है, इसका संबंध है अपने झारखंड। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। छऊ नृत्य का संबंध किससे? झारखंड से। आइए दोस्तों बात करते हैं झारखंड को लेकर। यहाँ पर दोस्तों एक फेस्टिवल मनाया जाता है, सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है दोस्तों? ये झारखंड का है, इसको भी आप याद रखें। दोस्तों उड़ीसा के एक नृत्य है पाइका नृत्य का संबंध किससे है? ये उड़ीसा से है, इसको भी आप थोड़ा याद रखें। कर्नाटक से संबंधित क्या है? यक्षगान, इसका संबंध किससे? कर्नाटक। और दोस्तों आंध्र प्रदेश, आपने सुना होगा कुचिपुड़ी, इसका संबंध किससे? आंध्र प्रदेश। इसको भी आप याद करके रखें। अब आप दोस्तों कमेंट कर बताएं भरतनाट्यम, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? इस सवाल के ऊपर भी आप 100 टाइम स्टार लगाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षा में आने वाला प्रश्न होगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यानी कि दोस्तों खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसका पहले क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। लेकिन दोस्तों ये 2022 में किसको प्राप्त हुआ है? तो आपको याद करके रखना है, शरत कमल अंचिता। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये दोस्तों किसके खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ये दोस्तों टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। कौन? शरत कमल अंचिता। इन्होंने क्या किया है? कॉमनवेल्थ गेम में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। और दोस्तों अगर आपसे प्रश्न बनता है कि कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? शरत कमल अंचिता। इसको आप नोट कर लें। नीरज चोपड़ा, दोस्तों आप सब जानते हैं किससे संबंधित है? ये दोस्तों भाला फेंक से संबंधित हैं। भाला फेंक से संबंधित है कौन? नीरज चोपड़ा, आप सबको पता होगा। बात करते हैं मीराबाई चानू, इनका संबंध किससे? वेट लिफ्टिंग से है। और कहाँ की रहने वाली हैं? मणिपुर की रहने वाली हैं। एल्डोल पाल, लगाइएगा स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा। अगर आपसे कह दिया ट्रिपल जंप, एल्डोल पाल, इनका संबंध किससे? ट्रिपल जंप से है। और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर भारत को क्या दिलाया था? गोल्ड मेडल दिलाया था, इसीलिए इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन दोस्तों आप ये शरत कमल अंचिता, इनका नाम आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखें, आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला सवाल होगा। और दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसकी राशि कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 25 लाख रुपए दिया जाता है, इसको आप याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इस सवाल को मैं कई बार रिपीट करा चुका हूँ और आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला के जाएगा ये सवाल। लियोन में स्थित है, ज्यूरिक में स्थित है, मनीला में स्थित है या इटली में स्थित है? दोस्तों इसको आप नोट कर लें। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको याद रखना है लियोन में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों इसी को ही कहते हैं इंटरपोल। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो भी आपका जवाब लियोन ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बोल लीजिए या इंटरपोल बोल लीजिए, एक ही बात है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में इसकी स्थापना हुई थी इंटरपोल की। ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसकी 90वीं बैठक है वो कहाँ पर आयोजित होगी? ये अपनी दिल्ली में होने वाली, अपने भारत में
होने वाली है, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल है। बात करते हैं दोस्तों ज्यूरिख, यहाँ पर किसका मुख्यालय स्थित है? फीफा का। मैंने अभी आपको बताया फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ज्यूरिख में। मनीला में किसका मुख्यालय स्थित है? एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ये मनीला में स्थित है, इस बात को भी आप याद करके रखें। और दोस्तों एडीबी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसको भी आप याद करें, आपसे स्थापना भी पूछी जा सकती है। इटली के दोस्तों वॉन, इटली क्या है? इटली के दोस्तों एक वॉन शहर है, वहां पर किसकी स्थापना, किसका मुख्यालय स्थित है? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखें। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये वॉन इटली में स्थित है, इसको भी आप थोड़ा याद रख लें, ये सवाल भी आ सकता है। दोस्तों इटली में नहीं, जर्मनी में, जर्मनी है यहाँ पर, ये दोस्तों जर्मनी में इसका मुख्यालय स्थित है। इटली में वॉन नहीं है, जर्मनी में वॉन है, इसको आप याद कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है, आपकी परीक्षा वाले सवाल हैं। पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा, एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी आपकी परीक्षा में। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, भागीरथी नदी, महानदी, कावेरी नदी। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बांध मैं आपको नोट कराता हूं। नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण का नाम आ रहा है, यहाँ पर अर्जुन का नाम आ रहा है, आप इसको ऐसे रिलेट कर याद कर सकते हैं, आसान याद हो जाएगा आपको। अगर आपसे कहा जाए कृष्णा नदी, अगर दोस्तों इस पर और कौन सा बांध स्थित है? अलमाटी बांध, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे कृष्णा नदी पर स्थित है। इसके अलावा भागीरथी नदी, इस पर दोस्तों कौन सा बांध स्थित है? जल्दी से कमेंट कर बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपसे कह दिया जाए महानदी, इस पर दोस्तों हीराकुड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी। कावेरी नदी, इस पर दोस्तों मैटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। और कावेरी नदी पर ही दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, इस बात को भी आप याद रखें। दोस्तों भागीरथी नदी, इस पर कौन सा बांध स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। बहुत ही फेमस बांध है और कई बार परीक्षाओं में आया हुआ सवाल है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि संविधान में 15वीं भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया? दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन दिए गए हैं, मैं आपको चारों के बारे में बताऊंगा और इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा और आप मिलाइएगा, आपकी परीक्षा में इस स्लाइड से 100% सवाल पूछा जाएगा। संविधान में 15वीं भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया? आप सब जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं, 15वीं भाषा सिंधी, इसको कब जोड़ा गया था? ये 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, 15वीं भाषा सिंधी को तो जोड़ दिया गया, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है और उसके अंदर नमक यानी कि 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। ये याद करने की ट्रिक है। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। ये दोस्तों 3 भाषाओं को कब जोड़ा गया था? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। दोस्तों 15 और 3 18 है। इस प्रकार दोस्तों फिर होता है 92वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा दोस्तों 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और एक लास्ट संथाली। इन 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया था? तो आपको याद रखना है, ये 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और इस प्रकार हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। और दोस्तों भारत की राजभाषा हिंदी होगी, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 343 में है। इस बात को भी आप याद करके रखें, ये सवाल भी कई बार रिपीट हुआ सवाल है दोस्तों। और एक सवाल बनता है डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, जो 99वां संविधान संशोधन है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एकमात्र संविधान संशोधन जिसके द्वारा जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गैर संवैधानिक करार दिया गया, वो संविधान संशोधन कौन सा है? 99वां संविधान संशोधन। इस बात को भी आप याद कर लें, आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया है और आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि विश्व की सबसे खारी झील वॉन झील कहां पर स्थित है?
तुर्की में, सीरिया में, सऊदी अरब में, इजिप्ट या मिस्र में, कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएं। महत्वपूर्ण सवाल है और क्यों महत्वपूर्ण है मैं ये भी बताऊंगा आपको। विश्व की सबसे खारी झील वॉन झील, आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछेगा कि विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? वॉन गोलू झील। और ये कहाँ पर स्थित है? ये तुर्की में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तुर्की, दोस्तों तुर्की का नया नाम क्या हो चुका है? तुर्की। अब दोस्तों तुर्की की बात आई है, आप सब जानते हैं कि तुर्की और सीरिया यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त तरीके से भूकंप आया है, यानी कि चर्चा का विषय बन चुका है। अब दोस्तों यहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल बनने की प्रबल संभावना रहने वाली है। तुर्की, इसकी राजधानी क्या है? अंकारा। अंकारा इसकी राजधानी है। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए तुर्की, इसमें दोस्तों एक क्या है? अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार कहाँ पर स्थित है? और इसी को कहते हैं एशिया माइनर का पठार। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, एशिया माइनर, एशिया माइनर का पठार। दोस्तों अनातोलिया का पठार या एशिया माइनर का पठार, ये कहाँ पर स्थित है? तुर्की में स्थित है। और तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। और वॉन गोलू झील कहाँ पर स्थित है? तुर्की में स्थित है। दोस्तों सीरिया, सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। दमिश्क इसकी राजधानी, किसकी राजधानी है? सीरिया की। इसको भी आप याद कर लें। और दोस्तों तुर्की और सीरिया, इसकी मदद करने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया अभी हाल ही में? ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त, इसको भी आप याद रखें। अब आप कमेंट करके बताएं, यूक्रेन से अपने भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों बात करते हैं इजिप्ट। यहाँ पर क्या हुआ है? कोप 27। कोप 27 इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इजिप्ट मिस्र में हुआ है। और इसकी राजधानी क्या है? काहिरा। काहिरा इसकी राजधानी है। दोस्तों बात करते हैं सऊदी अरब। यहाँ पर क्या स्थित है? नैफूद मरुस्थल और रब अल खाली मरुस्थल। इस बात को भी आप याद रखें। मैंने दोस्तों आपको करंट अफेयर से शुरू किया है और स्टैटिक जीके तक सारा पोर्शन कवर किया है। इन सब चीज़ों को आप नोट करें, एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम, दंती दुर्ग, सिंह विष्णु या राजराज प्रथम? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ये भी सवाल महत्वपूर्ण सवाल है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। निम्नलिखित में से प्रतिहार वंश, इसके संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसको आप रट डालें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों दंती दुर्ग ये किसके संस्थापक है? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश इसके संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना है दंती दुर्ग। दोस्तों सिंह विष्णु ये किसके? पल्लव वंश। पल्लव वंश, पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु जी हैं। दोस्तों राजराज प्रथम, अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए राजराज प्रथम किस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था? चोल वंश। चोल वंश, ये दोस्तों सबसे शक्तिशाली शासक था कौन? राजराज प्रथम। इस बात को भी आप याद रख लें। ये चारों सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों अब आप कमेंट करके बताएं खिर्ज खां, क्या नाम है दोस्तों? खिर्ज, ये इस प्रकार खिर्ज खां ये किस वंश के संस्थापक थे? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। जितने सवाल मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहे हैं आप उनका लाइन से जवाब देने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि इंडिया विंग्स फ्रीडम निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? और यह सवाल राजस्थान की सीईटी की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। इसके अलावा कई जगहों पर यह सवाल पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम या नेताजी सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों इंडिया विंग्स फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा के रखें, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। एपीजे अब्दुल कलाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। यहां से दोस्तों इंडिया विंग्स ऑफ फायर, केवल विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपसे कह दिया जाए इंडिया विंग्स फ्रीडम तो आपका जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और केवल विंग्स ऑफ फायर ये किसकी पुस्तक है? एपीजे अब्दुल कलाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इनका है इंडियन स्ट्रगल,
स्ट्रगल, ये किसकी पुस्तक है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। अब दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ये किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप सबको पता है 23 जनवरी क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और फॉरवर्ड ब्लॉग, इसकी स्थापना किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। अब आपको कमेंट करके बताना है लाइफ डिवाइन, कौन सी दोस्तों? लाइफ डिवाइन है। ये पुस्तक किसकी है? इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताएं। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन बने? लगाइएगा स्टार, इस परीक्षा में सवाल आने की प्रबल संभावना रहेगी। दोस्तों 74वां गणतंत्र दिवस था और दोस्तों इसमें अपने मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह सीसी थे, मोहम्मद इरफान अली थे, या सौतबिक रिबुका थे, एंथनी अल्बनीज थे। तो आपको नोट करके रखना है 74वें गणतंत्र दिवस। सबसे पहले आपको यही याद रखना कि कौन से क्रम का था? 74वें क्रम का था। और इस दिवस पर अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो आपको याद रखना है अब्देल फतेह सीसी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? इजिप्ट, मिस्र के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के राष्ट्रपति हैं, आप सबको पता है। और मिस्र में क्या हुआ है? कोप 27 का आयोजन हुआ है, तो आप सबको पता ही होगा, इस बात को आप नोट कर लें। दोस्तों मोहम्मद इरफान अली, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। अगर आपसे कह दिया है 17वां भारतीय प्रवासी दिवस, 17वां भारतीय प्रवासी दिवस, दोस्तों ये दोस्तों कहाँ पर आयोजित हुआ है? इंदौर में। और दोस्तों इसके अतिथि के रूप में कौन आए हैं? मोहम्मद इरफान आए हैं, इसको भी आप याद रखें। और दोस्तों ये कहाँ के राष्ट्रपति? गुआना के राष्ट्रपति हैं, इसको भी आप याद कर लें, आपकी परीक्षा का सवाल होगा। एंथनी अल्बनीज, ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, इस बात को भी आप याद करके रखें। उम्मीद करता हूँ आज की सारी क्लास आपने अच्छे से नोट की होगी, सारे पॉइंट को आपने अच्छे से सुना होगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाकर रखें।